डिजास्टर, डिजास्टर मैनेजमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन सब की परिभाषाओं को पूरा बदलना होगा, मैनेजमेंट को पूरा बदलना होगा। ये बहुत ही बड़ी चेतावनी है, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये जो इन्होंने हेडिंग दी है कि एक्सट्रीम क्लाइमेट इज द न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल मतलब नाउ वी हैव टू बियर इट। ये नेचुरल फिनोमिनन है और हजारों करोड़ों सालों से ये होते चले आए हैं। लेकिन जब इसमें एक्सट्रीम वर्ड यूज कर दिया जाता है तो इसका सीधा सा मतलब होता है मनुष्य के लिए और प्रकृति के लिए बहुत हानिकारक होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु हाड़ा और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट। आप जानते हैं इसमें हम बात करते हैं चर्चित मुद्दों पर, जो कि न्यूज़ जो करंट में है, जिन पर आप बातचीत करना चाहते हैं, जिन पर आप व्यू पॉइंट जानना चाहते हैं ओजांग सर के। सर, सबसे पहले आपको वेलकम सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज की डिबेट को शुरू करने के लिए मैं न्यूज़पेपर ही साथ में लेकर बैठी हूँ। एक्सट्रीम क्लाइमेट इज़ द न्यू नॉर्मल, और ये रिपोर्ट आई है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की। इस रिपोर्ट में जो बोला गया है वो मैं पढ़ती हूँ सर। इंडिया रिकॉर्डेड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ऑन 241 यानी कि 241 ऑफ द 273 डेज फ्रॉम जनवरी 1 टू September 30, 2022. According to the Center for Science and Environment latest report, which captures climate change in India, so 88% of the days in the first 9 months had an extreme weather event in one or more states of India. यानी कि 88%, 9 महीने के जो शुरुआती के जो 88% डेज है, उनमें हमने बहुत एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को फेस किया है। हम राजधानी दिल्ली की बात करें, NCR की अगर हम बात करें, तो जैसे ही सर्दी का टाइम आता है और दिवाली के बाद का हम वक्त देखते हैं, कोहरा पूरा हमें आसपास से घेर लेता है, हम सांस नहीं ले पाते। ये राजधानी के हालात है। देश के कुछ और हिस्सों की बात करें तो कहीं पर हैवी रेनफॉल है, कहीं पे साइक्लोन्स है, कहीं पे बाढ़ के से हालात है। अलग अलग तरह की सिचुएशन बन रही है और इसमें जो बोला गया है एक्सट्रीम क्लाइमेट, सर समझना चाहेंगे आपसे सरल भाषा में कि ये एक्सट्रीम क्लाइमेट क्या है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट ये समझें या जो मुझे सुन रहे हैं कि सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट की जो न्यूज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और ये एक्चुअली फ्रंट पेज की न्यूज़ होनी चाहिए थी, पर ऐसा होता है कि काम की चीज़ें हम बहुत बाद में रखते हैं। ये बहुत ही बड़ी चेतावनी है, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये जो इन्होंने हेडिंग दी है कि एक्सट्रीम क्लाइमेट इज़ द न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल मतलब नाउ वी हैव टू बियर इट, हमें बर्दाश्त करना होगा और अब हमें इसके साथ ही जीना होगा। सवाल जो है वो है कि एक्सट्रीम क्लाइमेट किसे कहते हैं। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमें बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करती हैं। और उसमें भी कहा गया है कि इस साल में जो 88% डेज हैं, 88% जो दिन गुजरे हैं, वो किसी न किसी रूप में वो एक तरह से एक्सट्रीम वेदर एंड एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन से गुजरे हैं। अब जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को समझेगा कैसे। किसी भी चीज़ की एक्सट्रीमिटी का मतलब होता है उसकी चरम बिंदु, यानी वो बर्दाश्त करने का आखिरी जो है हिस्सा होता है। तो जब हम एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की बात करते हैं, वेदर का मतलब होता है मौसम, जो हमारे आसपास सर्दी, गर्मी, बरसात, कहीं पर हिमपात, स्नोफॉल, बिजली गिरना, ये सब कुछ हमारे वेदर कंडीशंस में होते हैं। तो ये नेचुरल फिनोमिनन है और हज़ारों करोड़ों सालों से ये होते चले आए हैं। लेकिन जब इसमें एक्सट्रीम वर्ड यूज़ कर दिया जाता है तो इसका सीधा सा मतलब होता है मनुष्य के लिए और प्रकृति के लिए बहुत हानिकारक हो गया। मतलब ये अपनी जो एक नॉर्मल स्थिति है उससे कहीं ज़्यादा होने लगे। जैसे अगर हम बात करें कि कौन कौन से वेदर कंडीशंस होंगे, तो जैसे हम बात करें जो थंडर स्टॉर्म्स हो गए, या अगर हम तड़ित झंझा की बात करें, बिजली गिरना, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं जो मानसून के समय, बादलों के बनने के समय धरातल पर गिरते हैं। कई बार ये पेड़ पौधों, इंसानों के ऊपर गिरते हैं और उससे जान माल का नुकसान होता है। ये एक सामान्य मौसमी घटना है। लेकिन एक्सट्रीम जब ये हो जाता है तो एक्सेसिव चार्जेस का फॉर्मेशन होता है, आवेश बनते हैं और ये बहुत बड़ी मात्रा में गिरते हैं, जिससे जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उनको नुकसान है,
पेड़ पौधों को नुकसान है और इंसानों के ऊपर गिर जाए तो जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसी तरह हम लोग बोलते हैं हैवी रेनफॉल, अत्यधिक वर्षा होना। वर्षा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करते हैं, वेदर कंडीशन की बात करते हैं, तो किसी भी जगह पे जब लगभग 204 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो जाती है तो सडनली बहुत ढेर सारा पानी किसी क्षेत्र में आ जाता है। अच्छा, आज हमारी आबादी बढ़ती चली जा रही है, हम नदियों के क्षेत्र की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, नदियों को हम रास्ता कम दे रहे हैं, ग्राउंड वाटर के ऊपर हमने लेयरिंग कर रखी, सीमेंट की सड़क बना रखी है, तो उसको भी पानी अवशोषित करने की जो क्षमता है वो बहुत कम हो गई है। तो सडनली क्या होता है, किसी क्षेत्र में जब 204 मिलीमीटर से ज़्यादा पानी गिरता है तो अचानक से वो फ्लैश फ्लड का रूप ले लेता है, यानी तेज़ी से पानी फैलता है और ज़मीन उसको शोषित नहीं कर पाती है। तालाबों को हमने पाट के जो है वहाँ मकान बना दिए हैं, नदियों के ऊपर हमने डंपिंग कर दी है पूरी तरीके से, हाँ, जंगल कम हो गए हैं, तो अब सारा क्या होता है, वो पानी जो है वो रन ऑफ के रूप में दौड़ने लगता है। जैसे हमने मुंबई में देखा, चेन्नई फ्लड के बारे में देखा, तो सडनली वो बहुत डिजास्टर क्रिएट करता है। केरल में हमने देखा तो वो डिजास्टर क्रिएट कर रहा है और भारत के शहर आज किसी न किसी रूप में इसी फ्लैश फ्लड का शिकार है। अगली महत्वपूर्ण बात करें जिसको पूरे विश्व ने महसूस किया, हीट वेव्स, ठीक है, यानी कि बहुत तेजी से गर्मी बढ़ती है। जब तापमान में 6.4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का अचानक से वेरिएशन होता है तो वो हीट वेव में आता है। और भारत जहाँ पर हीट इंजन यानी कि मई जून का महीना जो होता है बहुत गर्म होता है, ये ज़मीन तपने लगती है और हमने भी देखो सड़कें बना दी हैं, हम विकास की गाथा में हैं, तो वो ढेर सारा जो ये ब्लैक कलर होता है, डार्क कलर होता है, ये गर्मी को अवशोषित कर लेता है, हीट वेव जनरेट होता है। ब्रिटेन में देखिए आपने क्या हालत हुई, ऑस्ट्रेलिया में देखिए क्या हालत हुई, बर्दाश्त ही नहीं कर पाए वो लोग। तो अचानक से मौसम में जो गर्मी है वो बढ़ने लगती है, ये एक्सट्रीम है। इस गर्मी को ना तो इंसान बर्दाश्त कर पाएगा और ना ही जो है वो पशु पक्षी बर्दाश्त कर पाते हैं, तो क्या होता है, ये एक्सट्रीम होता है। इसी तरह अगर हम कोल्ड वेव की बात करें, जैसे आपने यूरोपियन कंट्रीज में देखा हो, अचानक से बहुत ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर जो वेरिएशन होता है वो 6.4 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ जाता है, तो अचानक से बहुत ठंड होने, पानी जम जाएगा, जलीय जीवन नष्ट होने लगेगा, इतनी ज़्यादा ठंड की वो तुषारापात हो जाएगा, बर्फ़ गिरने लगेगी बहुत ज़्यादा, और इससे जो है वो बहुत लोग मर जाते हैं कोल्ड वेव्स की वजह से। और बहुत से देशों में, भारत में भी आपने देखा होगा, जाड़े के महीने में जब कोल्ड वेव चलती है तो भारत में बहुत बड़ी आबादी के लिए बहुत मुश्किल, क्योंकि उनके पास आवास नहीं है, उनके पास सर ढकने के लिए जगह नहीं है, तो क्या होता है, वो उनकी खास तौर पे जो ओल्ड एज है उनकी मृत्यु हो जाती है और उनको बड़ा नुकसान होता है। इसी तरह एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में आज की डेट में जो हमारा हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर का जो है वो क्लाउड बर्स्ट से बहुत परेशान है, यानी बादलों का फटना। तो सडनली किसी जगह पर एक्सट्रीम, बहुत छोटी सी जगह पर जब कोई बादल, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पानी बरस जाता है बहुत कम समय पर आवर, वो बहुत ढेर सारा डाउनपोर होता है, तो उसको बादलों का फटना कहते हैं। और जब वो बादल फटते हैं और वो पहाड़ों के ऊपर गिरते हैं, और पहाड़ों पर से हमने पेड़ों को काट लिया है, हम सुरंग बनाने में, सड़क बनाने में, हमने डेवलपमेंट में उनको हमने हटा दिया है, तो नतीजा क्या होता है, वो मिट्टी लूज कर जाती है। अब पानी जब ढेर सारा गिरता है तो वो मिट्टी को काट लेता है, ठीक है, वहाँ से भूस्खलन शुरू हो जाता है, लैंडस्लाइड्स, और जब वो पानी और मिट्टी जब मिलता है तो उसका मास यानी कि द्रव्यमान बढ़ जाता है, तो वो तेजी से नीचे की तरफ भागता है, बहुत तेजी से भागता है। अब जब वो भागता है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, अपने साथ बड़े बड़े पत्थर, बोल्डर्स और आने वाली सड़कें, मकान, सबको लेके नीचे भागता है। नतीजा क्या होता है, इससे जान माल का बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होता है। अब ये प्राकृतिक घटनाएं जो थी, इस घटना से पहले भी हुआ करती थी, लेकिन यहाँ जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, उसको समझने की कोशिश करिए। इसका सीधा सा मतलब है इनकी बारंबारता बढ़ने लगी है। आप पिछले 2-3 सालों में हिमाचल, उत्तराखंड में इस तरह की घटनाओं का अगर आप आंकड़ा पढ़ें तो आप परेशान हो जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा बार बार होने लगा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब ये एक वास्तविक सच्चाई बन चुकी है, और इस वास्तविक सच्चाई के साथ हमें जीना सीखना होगा। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करना होगा, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा, और सबसे बड़ी बात, डिजास्टर मैनेजमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इन सब की परिभाषाओं को पूरा बदलना होगा, मैनेजमेंट को पूरा बदलना होगा। सर आपने सही कहा, और इसमें भी यही कहा गया है, जो हेडलाइन दी है कि एक्सट्रीम क्लाइमेट इज़ द न्यू नॉर्मल। साथ ही इन्होंने बहुत सारे डाटा भी हमें दिखाए हैं कि किस तरीके से वार्मेस्ट नाइट टेम्परेचर रहा है, या कहीं पर बहुत कोल्डेस्ट टेम्परेचर रहा है, अलग अलग तरीके के डाटा है। पर आपने कहा कि अब ये रेपिटेटिव हो रही है, तो इसको न्यू नॉर्मल समझ के क्या इसी के साथ जीने के लिए बाध्य होना होगा? द हिंदू में जो ये खबर छपी है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और न्यू नॉर्मल एक मैसेज है बेसिकली। न्यू नॉर्मल का मतलब होता है कि
एंथ्रो यानी मनुष्य ने इस पूरे चीज़ के पीछे उत्तरदायी कौन है? मनुष्य है। जंगल काटे, आपने एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, ग्लोबल वार्मिंग की, क्लाइमेटिक चेंजेस किए, तो कह रहा है कि आपने बहुत जल्दी प्रकृति को बदलने के लिए मजबूर किया। नाउ इट्स योर ओन टर्न। न्यू नॉर्मल का मतलब होता है नाउ इट्स योर ओन टर्न, कि अब प्रकृति तो बदल चुकी बेटा, हवा जहरीली हो गई है, पानी बहुत गंदा हो चुका है, उसमें केमिकल आ चुके हैं, मिट्टी कटने लगी है, पेड़ पौधे नहीं बच रहे हैं, तो बेटा अब तुम्हारी बारी है कि अब तुम उसके हिसाब से या तो चेंज हो जाओ या एक्सटेंट हो जाओ। डार्विन फिर से जिंदा हो जाएंगे। डार्विन क्या कहेंगे कि अगर आप जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, तो न्यू नॉर्मल का मतलब है कि अब इसको तुम पीछे नहीं ले जा सकते। अगर भारत में ही पूरे वर्ष के 88% दिनों में इस तरह की घटनाएं, इस तरह के अकरेंस बार बार हो रहे हैं, ब्रिटेन को इतनी गर्मी झेलनी पड़ गई कि वहां पे उन लोगों ने कभी बर्दाश्त नहीं किया था और वहाँ की रेलवे की पटरियां जो है सिकुड़ने लगी थी, पिघलने लगी थी। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए, अब इसका न्यू नॉर्मल का मतलब है कि बेटा अब बदलाव के साथ खुद को बदल लो। हाँ, वरना हम जैसे जैसे करेंगे प्रकृति वैसे ही हमें रिस्पॉन्ड करती जाएगी। स्पेसीज एक्सटेंट हो जाओगे, हम भी तो स्पेसीज हैं, एक्सटेंट हो जाएंगे। सो जिस तरीके से एक्सट्रीम क्लाइमेट जो अब न्यू नॉर्मल हो गया है, हमें अपनाना भी पड़ेगा, और आपने कहा कि इसके साथ हमें जीना सीखने के लिए हमें चेंज करने पड़ेंगे और हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव करना पड़ेगा। लेकिन इसके इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या, किस तरीके से बहुत बुरे इम्पैक्ट्स होंगे। सबसे पहली बात, जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है वो कहती क्लाइमेटिक रिफ्यूजीज, जहाँ जहाँ ये घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी हमारे देश में या पूरे विश्व में, शरणार्थी, इसको जलवायु शरणार्थी कहते हैं, वो बढ़ते चले जाएंगे। यानी आपकी जो जगह है, जिस क्लाइमेट में आप हैं, जिस वेदर कंडीशन में आप हैं, वो अब रहने योग्य नहीं रह जाएगी। जैसे अगर आप तटीय इलाके में हैं और समुद्र का पानी बढ़ने लगा तो आपकी ज़मीन डूब जाएगी। आप पहाड़ों पे हैं, पहाड़ दरकने लगे, भूस्खलन बहुत तेजी से होने लगा, आपको वहाँ से हटना पड़ेगा कहीं और आप किसी सेफ जगह पे जाओगे। तो अगर चारों तरफ से ये घटनाएं बढ़ने, मान लो रेगिस्तानी इलाका है, हमारा राजस्थान है, अब वहाँ जो नॉर्मल टेम्परेचर है, न्यू नॉर्मल, वो 50 के ऊपर ही रहने लगा है, तो अब आप वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात, आपको सर्वाइवल के लिए एक इकोसिस्टम चाहिए। भाई देखो, आपको पानी चाहिए, आपकी फसलें आपको चाहिए। अब आपकी फसलें 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। आपका टेम्परेचर पहुंच गया न्यू नॉर्मल 48-50, सारी फसलें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, सारी फसलें। इस बार आपने देखिए भारत में ऐसे समय बारिश हो गई जब फसलों के कटाई का समय था, मानसून ऐसा लगा उस समय आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपकी खाद्य सुरक्षा खत्म हो गई, आपका जो बेसिक सोर्स है, वेजिटेशन है, वो खत्म होने लगा। तो आप उस जगह से हटोगे और हटकर कहीं नई जगह जाकर इकट्ठा होगे, तो इसको बोलते हैं शरणार्थी। तो आप बेसिकली जो है वो क्लाइमेटिक रिफ्यूजीज बन जाओगे। और जहां पर आप जाकर इकट्ठा होगे, हर तरफ से आप रेगिस्तान से, पहाड़ से, ठीक है, दलदली इलाके से, समुद्री किनारे से जब अंदर की तरफ आओगे, मेन लैंड की तरफ आओगे, तो वहां पे दबाव बहुत बढ़ जाएगा। और जब वो दबाव बढ़ेगा वहां पे, तो आप ज़मीन आपके पास नहीं रहेगी, खाने के लिए नहीं रहेगा, सुरक्षा नहीं रहेगी, तो वो पूरा जो शासन व्यवस्था है ना, जिसको आप लोग अपनी सिक्योरिटी, एक अच्छी लाइफ स्टाइल कहते हैं, सब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये एक ऐसा संकट पैदा कर रहा है जो वाकई में बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। दूसरा जो अभी तुरंत कैलकुलेशन किया जा सकता है वो है जीडीपी में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जैसे जो बहुत सी फसलें हैं वो इतने हाई टेम्परेचर को या इतने ज़्यादा जो क्लाइमेटिक चेंजेस को झेल नहीं पाएंगे, तो फसलों की उत्पादकता कम होगी, जिससे किसानों की आय, और भारत में जब किसानों की बात करता हूँ तो मैं 55% आबादी के इकॉनमी की बात करता हूँ, तो वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जीडीपी कम होगी। भारत को क्या करना पड़ेगा, अपनी जो इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए उसको बाहर से आयात करना पड़ेगा। चूंकि दुनिया भर में कहीं ना कहीं टशन, लड़ाई, कुछ ना कुछ चल रहा है, आयात करना बहुत महंगा होगा आपके लिए। अब जब ये बहुत महंगा हो जाएगा तो आपको अपना बहुत कीमती जो है, जो फॉरेस्ट रिजर्व है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वो आप तेल में पहले ही खराब कर रहे हैं, अब आप अनाज के लिए भी देना शुरू कर देंगे। तो इससे जो भारत की टोटल जो एक समृद्धि है, जो भारत का जीडीपी ग्रोथ है, वो सडनली डाउन हो जाएगा। जैसे जैसे ये डाउन होता चला जाएगा, लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम होती चली जाएगी। प्रति व्यक्ति आय जैसे जैसे कम होती चली जाएगी और इधर आपके खाद्यान्नों के दाम बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो जो आमदनी है वो जैसे से कम होती जाएगी और जो खाद्य उत्पादन है, महंगाई है, वो बढ़ती चली जाएगी। आप देखिए पिछले कुछ समय से हमारे यहाँ कितना खाद्य महंगाई बनी हुई है। तो नतीजा क्या होगा, ये गैप क्रिएट होगा। ये गैप जो होगा वो लोगों को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करके देगा, इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर देगा, असंतोष पैदा होगा, पॉलिटिकली टर्मोइल क्रिएट होगा और एक्चुअली में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को जन्म देगा। सर, ये एक्सट्रीम वेदर और क्लाइमेट चेंज, इनके बीच में क्या लिंक है? देखो, वेदर होता है प्रकृति बल्ब ऑन ऑफ कर रही होती है, ठीक है, तो जैसे कमरे में बल्ब जल रहा है तो ध्यान नहीं जाता है, अचानक से आप बंद कर दो थोड़े समय के लिए तो ध्यान जाता है, अच्छा कुछ रोशनी थी, नहीं रहा, फिर ऑन कर दो, ऑफ कर दो। तो वेदर का मतलब होता है हर साल होने वाली घटना।
लेकिन कई बार जैसे बच्चा क्या होता है, जब बल्ब ऐसे ऑन ऑफ करता रहता है तो एक दिन बल्ब खराब हो जाता है, परमानेंट अंधेरा हो जाता है। वाह, कितना अच्छा आपने एग्जांपल दिया। तो परमानेंट बल्ब अंधेरा ही अंधेरा, तो क्या होता है जब लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशन चेंज होती है, यानी कि लगातार परिवर्तन, तो उसको हम लोग क्लाइमेटिक इफेक्ट, यानी कम से कम 30-32 सालों तक ये चेंज होते रहे तो ये परमानेंट हो जाएंगे, मतलब वो वहां की क्लाइमेट ही चेंज हो गई। तो वेदर का मतलब हुआ शॉर्ट टर्म चेंज और क्लाइमेट का मतलब हुआ लॉन्ग टर्म परमानेंट चेंज। और परमानेंट जब चेंज हो जाता है तो पूरे फ्लोरा और फौना, पूरा इकोसिस्टम, जो वनस्पति जगत है, जंतु जगत है, सबको बदलना पड़ता है, और जो नहीं बदल पाया उसको जाना पड़ता है यहां से। तो अगर हम मनुष्य आज सबसे ताकतवर हो चुके हैं तो हम थोड़े समय के लिए उसको बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमारे आसपास जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी नष्ट होनी शुरू हो जाएंगी। सर, इससे बचने के लिए बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, और हम COP27 की भी हमने बात की अपनी एक व्यू पॉइंट के अंदर, और मिशन लाइफ की भी हमने बात की, जो कि कहीं ना कहीं इसी से उबरने के लिए प्रयास है। तो क्या ऐसी क्विक टिप्स जो है आप हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे, जिसे हम अपनाकर कम से कम इसमें कोई तो अपनी जिम्मेदारी निभा सकें? देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे कोई नहीं बच सकता। जैसे जब कोविड आया तो कोविड ने बड़ी समाजवादी सोच रखी, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, जो उसके चक्कर में फंसा वो गया। देखो, उसने बड़ी समाजवाद का असली उदाहरण उसने प्रस्तुत किया। मतलब उसने किसी को नहीं देखा कि तुम अमीर हो गरीब हो, जो उसके चपेटे में आया वो गया। जो क्लाइमेट है ना, वो जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस क्रिएट होगी वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, इसके चपेटे में सभी लोग आने हैं। तो अगर हम ये सोचें कि हम बच जाएंगे, बगल वाला देखा जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए हमें बड़े सामूहिक प्रयास करने पड़ेंगे, और प्रयास जो होंगे ना, ऊपर से नीचे नहीं होंगे, नीचे से ऊपर होंगे। हमें अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जैसे जब भी मौका मिले, चाहे अपने जन्मदिन पर, चाहे कभी, एक पेड़ लगा लो, एक पेड़ लगा लो। हर हम 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, पेड़ लगाने पे आए तो हम जंगल के जंगल खड़े कर सकते हैं। प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करेंगे, ठीक है। ज़रूरत हुई, जैसे बहुत से लोग हैं पैसे वाले हैं, थोड़ी दूर भी जाना हुआ, पैदल जाने की बजाय, साइकिल जाने की बजाय बड़ी बड़ी SUV से निकल जाते हैं। थोड़ा सा रुको, ठीक है, पैसा है तुम्हारे पास, ठीक है, तुम डीजल खरीद सकते हो, पेट्रोल खरीद सकते हो, बड़ी गाड़ी दिखाना चाहते हो, दूध लेने जा रहे हो, किराने की दुकान पे जा रहे हो, लेकिन उससे बड़ी सी गाड़ी से जाएंगे। थोड़ा सा रुक के सोचो कि एक दिन ये कुछ नहीं बचने वाला है, न इधर के रह जाओगे न उधर के रह जाओगे, ये गाड़ी भी रखी रह जाएगी, ये डीजल भी रखा रह जाएगा, बस चलाने वाले सारे गायब हो जाएंगे। तो हमें छोटी छोटी जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी। अगर ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं तो बस उसको इंजन बंद कर दो, ठीक है, बस थोड़ी सी जिम्मेदारी लेनी है। कूड़ा इधर उधर मत फेंको, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करो, फॉसिल फ्यूल्स कम से कम इस्तेमाल करो। ज़रूरत होगा, जैसे मान लो SUV है आपके पास, पैसे हैं आपके पास, दिखाना है, तो क्यों ना उस पैसे से एक और इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद लो। पैसा है तो उसको सही तरीके से इस्तेमाल करो। मान लो कोई आदमी, उसने EMI पे कार खरीदी है, बेचारा नहीं दूसरी कार खरीद सकता, वो चाह रहा है कि काश ऐसा हो, लेकिन पेट्रोल गाड़ी उसने ले ली है, डीजल गाड़ी ले ली है। तुम बहुत पैसे वाले हो, 2-3 घर में तुम्हारी गाड़ियां, तो एक यार इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। एक इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद लो, उससे चल के देखो, कम से कम डीजल तो नहीं फूकोगे, पेट्रोल तो नहीं फूकोगे। तो छोटे छोटे काम करने, ज़्यादा कुछ नहीं। किसी को कोई गिफ्ट करना, आजकल बहुत जो है वो इकोसिस्टम वाली चीज़ें आने लगी हैं, पेपर आने लगा है, प्लांट्स लोग गिफ्ट करने लगे हैं। इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू करो। जो है सिग्नेचर, पेपर की तरफ जाओ। जैसा भी हो सके अपना अपना कर्तव्य हम निभाना शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आने शुरू हो जाएंगे। बाकी ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और एक व्यक्ति से लेकर पूरे विश्व को एक सूत्र में बंधना होगा, तभी हम इन चीज़ों से बच पाएंगे, उबर सकेंगे। बिल्कुल। आशा करते हैं आपको हमारा व्यू पॉइंट बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। इसमें कही हुई ओजांग सर की एक बात आपको समझ में आई होगी, लेकिन सिर्फ समझने से ही काम नहीं चलेगा। आप अभी हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि आप पर्यावरण को बचाने के लिए या इसमें अपनी भागीदारी निभाने के लिए आप क्या करने वाले हैं। क्या आप लगाएंगे अपने जन्मदिन पर एक पौधा? और डेफिनेटली शुरुआत हमेशा खुद से होती है। हम भी खुद से ये शुरुआत कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। और जो कुछ भी आपने अभी तक किया है या करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने उस अचीवमेंट के बारे में ज़रूर बताएं। जो बेस्ट स्टोरीज होगी मैं अगली क्लास में उसको नरेट करूंगा, अगले लेक्चर में नरेट करूंगा। मिलता हूं। आपको ये व्यू पॉइंट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।